हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आज की करंट अफेयर्स न्यूज़ का रैपिड राउंडअप, जिसमें कि हम द हिंदू और दूसरे सोर्सेज से भी सिर्फ वही न्यूज़ लेकर आते हैं जिनसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से दिन भर के न्यूज़ के रैपिड राउंडअप के साथ हो जाए। साथ ही साथ न्यूज़ से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम आपके लिए पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, ताकि आपके स्टैटिक पोर्शंस का रिवीजन और एक ब्रशिंग अप भी हो जाए। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं हमारी पहली न्यूज़ पर। आज की हमारी पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू सोलर फेरी आदित्य। एक सोलर फेरी बनाई है केरला गवर्नमेंट ने, जिसका नाम आदित्य है। उसको एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, एक इतनी बड़ी न्यूज़, ये एक छोटा सा पॉइंट हो सकता था न्यूज़पेपर में, पर द हिंदू ने इसको इतना बड़ा न्यूज़ बना के दिया है, तो ज़रूर किसी भी एग्जामिनर की आंख को ये हिट करेगा कि ये न्यूज़ पूछने लायक है। ये ज़रूर कोई एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड है। तो आइए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ बता रही है कि ये इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है। फेरी आपको पता है, पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाने वाली कमर्शियल ये नाव होती है, उसको फेरी कहते हैं। तो ये इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है। इसका नाम आदित्य रखा है। आदित्य आप समझ सकते हैं सूर्य को कहते हैं, तो सोलर पावर्ड है इसलिए इसका नाम आदित्य रखा गया है। जो कि ये एक रूट है केरला में जिसका नाम दिया गया है वाईकॉम थवन्नकड़वु। इस रूट में केरला में है। आप घबराइए मत, मुझे नहीं लगता कि ये किस रूट में है, ये नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह की 12 और फेरीज थी जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द गुस्ताव त्रुवे अवार्ड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें इस अवार्ड में 3 कैटेगरीज थी। पहली थी इलेक्ट्रिक बोट्स अप टू 8 मीटर इन लेंथ, दूसरी जो कि 8 मीटर से बड़ी इलेक्ट्रिक बोट्स हैं, और तीसरी जो कि फेरी बोट्स हैं। तो इसमें आदित्य को इलेक्ट्रिक फेरी बोट्स की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो अवार्ड था, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ गुस्ताव त्रुवे, जो कि एक फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 1881 में उन्होंने 5 मीटर लंबी एक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बोट बना ली थी, और इलेक्ट्रिक कार्स और बोट्स के फील्ड में बहुत सारे पेटेंट्स उनके पास थे। करीब 75 पेटेंट्स उनके पास थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े पायनियर थे, दूरदृष्टि रखते थे। 1881 में उन्होंने इलेक्ट्रिक बोट बना ली थी। तो ये कोची में बनी है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय द केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो इसमें कोई एमसीक्यू वर्दी पॉइंट नहीं है। और अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेलियंट पॉइंट जो इस बोट का है वो आप देख सकते हैं कि वो दिन के सिर्फ 180 रुपये के खर्चे पे चल जाती है, जबकि डीजल से अगर चलती तो दिन का 8,000 रुपया डीजल का लगता। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट कटिंग में भी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तो एनवायरनमेंट को हेल्प भी कर रही है, दूसरी इसकी कॉस्ट आप परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। 1% 880 रुपये होता है। तो समझिए आपके 4% से भी कम कॉस्ट पे अगर कोई किसी का व्हीकल चल जाए पैसेंजर को फेरी करने वाला, आप सोच सकते हैं कि टिकट की कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। जो लेबरर्स या वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ डेली इस फेरी में आएंगे जाएंगे, उनके लिए टिकट की कॉस्ट कम हो जाएगी। जो फेरी को ऑपरेट करेंगे उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो इसके लिए ये केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत ज़ोर शोर से इस तरह की व्हीकल्स को चला रहा है। और उन्होंने बताया है कि 2017 से उन्होंने इस तरह की फेरीज लॉन्च की हैं, तो अब तक 75 लाख रुपए बचा चुके हैं वो 3 साल में इन सबको लॉन्च करके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि ऐसा कम ही होता है कि कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी आए और वो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल हो। जनरली आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इस तरह का कोई भी काम होता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ता है, तो उसको मार्केट अडॉप्ट करना चाहता नहीं है अनलेस गवर्नमेंट कोई लॉ बना दे, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले ले आए कि अब आपको BS4 नॉर्म्स को मानने वाली ही गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि जनरली कुछ भी इन्वायरमेंट में सुधार की बात आती है तो कॉस्ट बढ़ जाता है, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं 3% कॉस्ट पे इन्वायरमेंट भी हमारा बच रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसलिए आज की सबसे पहली न्यूज़ मैंने यही डाली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। रोज़ कोरोना से डील करने के लिए कौन सी दवाई यूज़ की जाए। आपको पता है कोरोना का वैक्सीन फ़िलहाल कुछ नहीं है, और कोरोना से डील करने के लिए कोई दवाई भी अभी तक श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि ये दवाई आप खाइए, कोरोना में आपके बीमार पड़ने के और डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दुनिया भर में ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जिन पर कि टेस्ट हुए हैं, जो कि एंटीवायरल दवाइयाँ हैं। कोरोना भी एक वायरस है, तो पुरानी जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं उनको अलग अलग जगह पे ट्रायल करके देखा जा रहा है कि कोरोना पर उनका कितना असर होता है। तो उसमें US की दवाई है रेमडेसिविर।
जिस पर कि शायद ऐसा लग रहा है इनिशियल रिजल्ट्स को देखते हुए कि जिनको ऑलरेडी कोरोना है, जो क्रिटिकल फेज़ में पहुंच गए हैं कोरोना की वजह से, उन पर रेमडेसिविर थोड़ा काम करता है। तो उससे रिलेटेड ये आज की न्यूज़ है कि महाराष्ट्र 10,000 वायल रेमडेसिविर की, जो कि एक एंटी वायरल ड्रग है जो कि दुनिया भर में इस पे ग्लोबली टेस्ट हो रहे हैं, उसको खरीदने का प्लान कर रही है। आपको ये पॉइंट नोट करना है, अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नहीं है कि वो रेमडेसिविर खरीदेंगे, उन्होंने ऐसा प्लान किया हुआ है। आने वाले दिनों में शायद न्यूज़ आ जाए कि वो खरीद भी लें। तो रेमडेसिविर क्या है? ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इंजेक्शन है। ये एक इंजेक्शन है। देखिए, ये एमसीक्यू का पॉइंट बन सकता है, हालांकि अगर पूछा जाएगा तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है कि रेमडेसिविर एक टैबलेट नहीं है, ये एक एंटीवायरल इंजेक्शन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है कि एक बहुत ही वाइड वैरायटी के वायरसेस पे ये काम करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या क्या होते हैं, उनमें से एक आध के नाम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ये पहले इबोला के इलाज के लिए इसको ट्रीट किया जा रहा था। जब दुनिया में इतनी बीमारियां फैल रही हैं तो इबोला से रिलेटेड भी ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। इबोला और जीका, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो अभी पीछे 3-4 सालों में ये काफ़ी फैली थी। वैसे एक पॉइंट ये भी है कि कॉन्गो में फिर से इबोला का आउटब्रेक हुआ है। इबोला फैला हुआ है कॉन्गो में राइट नाउ, और कॉन्गो ने अपने देश में राष्ट्रीय आपदा, नेशनल इमरजेंसी घोषित की है बिकॉज ऑफ इबोला। तो क्या पता आने वाले दिनों में इबोला भी इंटरनेशनली फैल जाए। अभी इंटरनेशनली फ़्लाइट्स और ट्रैवल बंद है, तो इसलिए शायद इबोला इंटरनेशनली फैला नहीं है अब तक, वरना 2 साल पहले यूएस में भी इसका काफ़ी स्केयर हो गया था इबोला का। ये पॉइंट मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोरोना पे तो हर आदमी रीडअप कर ही रहा है, घूम फिर के यूपीएससी पता चला इबोला पे क्वेश्चन कर दे और आप उस पर आंसर ना कर पाएँ, इसलिए इबोला पे भी आपको रीडअप करके ज़रूर रखना चाहिए। तो इसको रेमडेसिविर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक और इंस्टीट्यूशन है जो DCGI, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और इसके काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इससे रिलेटेड क्या है? क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये आपको पढ़ के रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ हर दूसरे दिन न्यूज़ में DCGI का नाम आता ही आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी रिसेंटली DCGI ने रेमडेसिविर को इंडिया में बनाने की अनुमति दी है। यानी आप देख सकते हैं कि इसके पहले इंडिया में रेमडेसिविर बनाया या यूज़ किया नहीं जाता था। तो अभी बताया जा रहा है कि इसकी सेफ्टी और एफिकेसी अभी टेस्ट की जा रही है फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो अभी तक हम पूरा श्योर नहीं है, लेकिन समय निकला जा रहा है, पेशेंट्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है और लोगों की डेथ भी बढ़ती जा रही है। तो हमें कुछ तो रास्ता निकालना है, तो हम रेमडेसिविर को ट्राई करेंगे। ये US बेस्ड जिलियाड साइंसेज नाम की कंपनी है जिन्होंने ये दवाई बनाई है, पर अब एक ही कंपनी पूरी दुनिया भर के लिए एक दवाई का प्रोडक्शन तो कर नहीं सकती। तो इसके लिए उन्होंने 5 जेनेरिक फार्मा मैन्युफैक्चरर्स जो जेनेरिक दवाइयाँ बनाते हैं, ऐसे 5 मैन्युफैक्चरर्स से अग्रीमेंट किया है, उनको अलाउ किया है कि भाई आप दवाइयाँ बनाइए, बदले में वो ज़रूर कुछ पैसे ले लेंगे। और ये 5 दवा जो कंपनियां हैं, दीज आर बेस्ड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो चाहते हैं कि जो दुनिया का एक ऐसा वर्ग है, दुनिया का एक ऐसा एरिया है जो इकोनॉमिकली उतना वेल टू डू नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोरोना हैवॉक फैला रहा है, और इंडिया आपको पता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, और बहुत जनसंख्या घनत्व भी यहाँ ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ कोरोना का आउटब्रेक हाथ से बाहर चले गया अगर, तो बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। करोड़ों लोगों को कोरोना हो सकता है, लाखों जाने जा सकती हैं। तो इसलिए ज़रूर मैं श्योर हूँ कि इसमें उन पे कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ा होगा US गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने इन कंपनीज़ को अलाउ किया है। शायद जो इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन US को एक्सपोर्ट किया अपनी तरफ से रोक हटाकर, उसके एवज में US गवर्नमेंट ने किया हो। आने वाले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि ये न्यूज़ खुल के आएगी, वरना फार्मा कंपनी कोई अपना प्रॉफिट इतनी आसानी से जाने देने वाली है नहीं। और यहाँ पर एक बात और है कि जो पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पर, कि 2 बांग्लादेश की कंपनियाँ हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम भी इस दवाई का एक जेनेरिक वर्जन बनाएंगे। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है ये आपको रीडअप करके रखना चाहिए। भारत सरकार ने जेनेरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देश भर में ऐसे क्लिनिक्स, ऐसे दवाई की स्टोर्स खोली हैं भारत सरकार के द्वारा, जिसमें जेनेरिक दवाइयाँ बेची जाएंगी। उनका नाम क्या है ये आपको पता करके रखना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो बांग्लादेश की 2 जेनेरिक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों ने अनाउंस किया है कि वो भी ये दवाइयाँ बनाएंगी, पर उनके साथ जिलियाड साइंसेज का कोई अग्रीमेंट नहीं है, उन्होंने लाइसेंसिंग फ़ी नहीं दी है, तो वो कैसे बना सकते हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि WTO का एक प्रोविज़न है जिसके तहत जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, LDC कंट्रीज़, उनको LDC कहते हैं, ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं,
उनको इस तरह के मामलों में छूट दी जाती है कि हम WTO ये मान के चलता है कि इन देशों में ज़्यादा पैसा है नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि नई नई दवाइयाँ बने तो इन देशों के लोगों को ना मिलें। ऐसा होने से तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा। इसलिए उनको अलाउ किया जाता है कि वो बिना लाइसेंसिंग फ़ीस दिए अपनी दवाइयाँ बना सकते हैं। पेटेंट वगैरह के कानून के तहत उनको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। तो जाहिर बात है, जब उन्होंने लाइसेंसिंग फ़ी नहीं दी है तो वो थोड़ी कम कॉस्ट में उस दवाई को बनाएंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो उन बांग्लादेशी कंपनियों से ये दवाई खरीदेगी, ना कि जो इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह की 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है उनसे, क्योंकि वो लाइसेंसिंग फ़ी देंगे जिलियड साइंसेस को और बदले में उनके द्वारा बनाई गई दवाई भी थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी। तो ये दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड के राउंड अबाउट वेज के ज़रिए यहाँ कोरोना का एक ट्रेजेडी भी चल रही है और बैकग्राउंड में ये थोड़ा पैसे का खेल भी चल रहा है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं कि गवर्नमेंट ये फेविप्राविर दवाई को भी ट्राई कर रही है। फास्ट ट्रैक ट्रायल्स किए जा रहे हैं इसके ऊपर। 2-3 दिन पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि रशिया में फेविप्राविर को ओके किया गया है फॉर ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स, और ये दवाई एक्चुअली जापान में बहुत यूज़ की जाती थी। जापानीज़ गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करने के फेवर में है। तो फेविप्राविर एक और वो दवाई है जिसको कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाने वाला है। इंडिया में भी इंटरनेशनली तो यूज़ किया ही जा रहा है। और इसमें एक और ट्रीटमेंट जो यूज़ किया जाता है कोरोना पेशेंट्स के लिए वो है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी मतलब क्या है कि जो पेशेंट्स कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनसे ब्लड का प्लाज्मा लेकर, ऐसा माना क्या जाता है ही कि उनके ब्लड प्लाज्मा में कोरोना की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो उनसे ब्लड प्लाज्मा लेकर एग्जिस्टिंग पेशेंट्स के बॉडी में अगर इंजेक्ट किया जाए तो वो एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में मल्टीप्लाई करने लगती हैं और पेशेंट्स ठीक होने लगते हैं। ये पूरा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि ये काम करता है, लेकिन इस पर भी काम चल रहा है। और दिल्ली में इनिशियली जो रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी इनकरेजिंग थे। और भी 1-2 दवाइयों के नाम आर्टिकल में दिए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक आर्थराइटिस की ड्रग है टोसिलीजुमाब, और एक सोरियासिस एक स्किन डिजीज़ है तो उसका एक ड्रग है इटोलीजुमाब। तो ये टोसिलीजुमाब और इटोलीजुमाब दोनों के नाम में है, तो कुछ कॉमन एंसेस्ट्री होगी शायद। इन दोनों के ऊपर भी बात चल रही है कि एक साइटोकिन स्टॉर्म जो होता है कोविड-19 पेशेंट्स में, उससे डील करने में ये काम करता है। साइटोकिन स्टॉर्म क्या है, ये अगेन एक कीवर्ड है जो कि किसी भी MCQ में पूछा जा सकता है, आपको लुकअप करके रखना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सेल से रिलेटेड है कि सेल किसी भी आने वाले पैथोजन से किस तरह से डील करते हैं और उससे रिलेटेड ब्लड में क्या होता है, आपको रीडअप करके रखना चाहिए। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कोरोना और कोविड-19। उसमें रेमडेसिविर, फेविप्रेविर, HCQS और ये जो 2-3 नाम मैंने और बताए ये सब रहेंगे। और उसमें 1, 2 and 3, 3, 4 and 5 इस तरह करके थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको ये सारे नाम याद करके नोट करके रखने चाहिए, ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये नेक्स्ट न्यूज़ एक बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, आप रोज़ ही देख रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने राज्यों में लौट रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस कर रही हैं कि उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी और उनको अपने राज्य में ही नौकरी मुहैया कराई जाएगी। पर एक पॉइंट जो कोई एड्रेस नहीं कर रहा है वो ये है कि इन वर्कर्स को उनके स्टेट में जॉब इसलिए नहीं मिल रही थी कि वहाँ पर स्किल का मैप एग्जिस्ट नहीं करता था। उनको जॉब वहाँ इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि वहाँ पर जॉब्स नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ की उतनी ग्रोथ हो नहीं रही है। तो आपको करना ये है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ पे फोकस करना है। लेकिन चलिए साथ ही साथ अगर स्किल मैपिंग जैसा कोई काम हो रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट किया जा रहा है, ये एक अच्छा फ्रेज है, देखिए मेंस आंसर राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेइंग दैट इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक किया जा रहा है, अगर ये प्रयास, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस मामले में सबसे पहली अनाउंसमेंट करने वाली यूपी गवर्नमेंट थी और अभी उन्होंने इस अपने अनाउंसमेंट पे एक्शन चालू कर दिया है, वो स्किल मैपिंग चालू कर रहे हैं। उन्होंने 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, जो कि वो कह रहे हैं 11 लाख वर्कर्स के लिए जॉब जनरेट करेंगे। 11 लाख वर्कर्स जो नंबर है वो बहुत ही कम है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 26 लाख तो लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से ही वापस आए हैं, आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है। तो आप बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो इससे रिलेटेड ये श्रमिक कल्याण आयोग, कामगार श्रमिक कल्याण आयोग बनाया गया है, जिसके तहत ये सारा पूरा काम हो रहा है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ के देख सकते हैं। इससे रिलेटेड
तो आपको यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी एजेंसी के तहत ये हो रहा है, तो वो कामगार श्रमिक कल्याण आयोग यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसके तहत कि ये काम हो रहा है। एमएसएमई मिनिस्ट्री जो 4 एमओयू साइन किए हैं वो किन इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ साइन किए हैं, वो है फिक्की, लघु उद्योग बंधु। लघु उद्योग बंधु नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ ज़रूर का एसोसिएशन होगा। तो मतलब आप देखिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो कि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं, उनसे इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो आने वाले वर्कर्स को जॉब देंगे। तो ये आई वॉश ज़्यादा लग रहा है एनीवेज। और नाड्रेको इस तरह का कोई एक यूनियन है, उसके साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किए हैं कि 11 लाख स्किल्ड वर्कर्स को काम मिलेगा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को। तो इसके लिए स्किल मैपिंग की जा रही है। तो ये थी ये न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एक छोटी सी न्यूज़ है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता किसी एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाए। अल कायदा इन इस्लामिक मगरिब, AQIM, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सब सहारन अफ्रीका में ऑपरेट करता है। अल कायदा से लिंक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका लीडर है अब्दुल मालिक द्रुकदल। इनका लीडर था अब्दुल मालिक द्रुकदल। उसको कल फ्रेंच फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनको जान से मार दिया है, उनको असैसिनेट कर दिया है। तो उसमें उनके साथ के बहुत क्लोज एसोसिएट्स, जो कि एक बहुत बड़ी टॉप लीडरशिप रही होगी AQIM की, उसको भी साफ कर दिया है साथ में। कोई पूछ सकता है कि सब सहारन अफ्रीका में फ्रांस क्यों गया हुआ है, तो ये वो एरियाज़ हैं, अल्जीरिया और साथ के अलग देश, जहाँ पर कि पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे। तो जैसे कि ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया था, तो इंडिया में सब इंग्लिश बोलते हैं और ब्रिटेन से हमारा अलग लिंक है, बहुत ज़्यादा एक्सपैट्रिएट इंडियंस ब्रिटेन में जाके रहते हैं। तो वैसे ही ये फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं, यहाँ पर फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है, उनकी अपनी भाषा के साथ वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और फ्रांस के साथ उनके टाइज़ हैं। वहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड कोई भी मामले होते हैं तो फ्रांस एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और सब सहारन अफ्रीका, आपको पता होगा कि वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड है, प्रॉबेबली द पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड है। कभी भी बात होती है तो कहते हैं कि सब सहारन अफ्रीका से भी ख़राब स्थिति हो गई आपकी। तो सब सहारन अफ्रीका में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत नीचे के होते हैं। वहाँ पर इस तरह का टेररिज्म का जन्म लेना भी अपने आप में बहुत ऑब्वियस है। जहाँ इतनी गरीबी है वहाँ पर टेररिज्म तो होना लाजमी है, और वहाँ पर उनके पास टेररिज्म से डील करने के रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो फ्रेंच गवर्नमेंट वहाँ पर जाती है उनको काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड मामलों में हेल्प करने के लिए। तो AQIM के लीडर थे अब्दुल मालिक द्रुकदल, उनका असैसिनेशन कर दिया गया है फ्रेंच फोर्सेस के द्वारा। ये न्यूज़ थी, शायद किसी एग्ज़ाम में घूमते फिरते आपसे पूछ लिया जाए। तो ये G20, ये अगली न्यूज़ है। G20 जो ग्रुप ऑफ 20 डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन्होंने कोविड-19 की फ़ाइट के लिए $21 बिलियन प्लेज किए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अब तक वो $5 ट्रिलियन दे चुके हैं। तो आप देखिए कि वो $5 ट्रिलियन G20 कंट्रीज़ मार्च 2020 तक ही दे चुके थे इस टू हेल्प फाइट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वो ऑलरेडी इतना सारा पैसा दे चुके हैं, लेकिन अब जब वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहे थे तब ये कोरोना क्राइसिस भी हो गया। तो उन्होंने कहा कि $21 बिलियन हमें इसको डील करने के लिए भी देना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें और कोई पॉइंट MCQ वर्दी तो है नहीं, फिर भी आप चाहे तो पढ़ के देख सकते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि 7 जून यानी कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसको ये सेकंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, यानी ये पिछले साल से ही मनाना इसको स्टार्ट किया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इसको मनाया जाता है टू रीइंफोर्स द कॉल मेड बाय द जेनेवा कॉन्फ्रेंस एंड एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस इन 2019। एडिस अबाबा सोमालिया का कैपिटल है। तो एडिस अबाबा में भी एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये तो खैर मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि सोमालिया में भी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पर चलिए होती होंगी। वहाँ पर उन्होंने फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी नाम से एक इस तरह की यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये बोला गया था कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के नाम से मनाया जाएगा। इसमें इस बार की थीम है फूड सेफ्टी इज़ एवरीवन्स बिजनेस। तो अच्छा सॉरी, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये इथियोपिया का कैपिटल है, इसलिए मुझे लग रहा था कि सोमालिया में कौन सी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हो गई। ये इथियोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा। तो इथियोपिया एंड एरिट्रिया, दीज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने फूड सेफ्टी से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस की थी। और इन्होंने एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस जो था वो पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था फूड सेफ्टी पे। इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, SDG 1 से लेके 2025 आपको 1 2 3 4 करके पूरा रटाया हुआ होना चाहिए।
आराम से किसी एक एमसीक्यू तो बन ही सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को अपने फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इट वाज आल्सो अबाउट सपोर्ट टू द यूएन डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। तो ये जो 2010 से लेकर 20 तक का डेकेड था, इट वाज डिक्लेयर्ड एज द यूएन डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिले, इस पर क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये पूरा डेकेड डेडिकेट किया हुआ था। ये 2016 से 2025 तक यूनाइटेड नेशंस ने ये डेडिकेट किया है फॉर एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनने के चांसेस कम ही हैं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सेफ्टी, और ये बात की है एडिस अबाबा में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से इस पर एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम है स्पंदन। स्पंदन जिसका मतलब होता है वाइब्रेशन। इसको सुन के किसी को भी लग सकता है कि ये म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर और इस तरह की किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव है, पर ऐसा है नहीं। हो क्या रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स से लड़ने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्टिंग है, जिनको कि डिफ़िकल्ट टेरेन में, अनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में, जंगलों के अंदर, वहाँ मलेरिया के मच्छरों से जूझते हुए इस तरह से जीवन बिताना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, जिसका कि उनके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर, डेट्रीमेंटल असर होता है। कई बार वो छुट्टियाँ चाहते हैं, पर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस उन्हें छुट्टियाँ नहीं मिलती, उन्हें लगता है कि उनके सुपीरियर जानबूझ के उन्हें घर नहीं जाने दे रहे हैं, और इस तरह से एक बहुत ही विशियस सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली पिछले साल ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि एक सिक्योरिटी फोर्स के पर्सोनेल ने अपने साथियों या अपने सीनियर्स पर ही गोली चला दी, उसके बाद खुद को गोली मार ली। काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ, काफ़ी तो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी डबल डिजिट में लॉस ऑफ लाइफ हुई। और इस तरह के इवेंट्स से फोर्सेस का मोराल भी काफ़ी डाउन होता है। अगर आपको पता चले कि आपके किसी साथी की इस वजह से डेथ हो गई क्योंकि वो अपने सीनियर से नाखुश था, उसे छुट्टी नहीं दी जा रही थी वगैरह वगैरह, तो आपका भी मोराल काफ़ी डाउन हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि ये मैं कितनी लॉयल्टी दिखाऊं, यहाँ पर क्या करूं, किस जोश के साथ मैं यहाँ पर फाइट करूं जब हमारे साथियों के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए स्पंदन करके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये कैंपेन चलाया है। उसमें वो क्या कर रहे हैं, द सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस एसोसिएटेड विद द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल स्टार्ट अ परेड इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स एवरी फ्राइडे। हर फ्राइडे को जो जिले के एसपी होंगे वो परेड करेंगे, और उसको जो भी पर्सनल के ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। इस परेड में एसपी जाके मिलेंगे और बात करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। इसमें जो पुलिस पर्सनल हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, उन्हीं से रिलेटेड ये कैंपेन किया जा रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या उसमें हर एक फोर्स के लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको कहना है कि नहीं, जो पुलिस पर्सनल हैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं उन्हीं के लिए ये किया जा रहा है। तो उसमें जो ये इस कैंपेन के तहत ये भी किया जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, जिन पे कि ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको मैंडेटरीली काउंसलिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो खुद किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं वो ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे जिसकी वजह से बाकी लोग भी अग्रीड हो जाए और इस तरह का कोई एक्शन ले लें। तो बेसिकली यही हो रहा है कि एसपी जाके लोगों से मिलेंगे, पुलिस फोर्स के लोगों से मिलेंगे, जवानों से मिलेंगे, और जिसकी जो भी दिक्कत है उसको डील करेंगे। साथ ही योगा और काउंसलिंग, इस तरह की चीज़ें पुलिस पर्सनल के लिए करवाई जाएंगी। ये बोला जा रहा है कि पिछले 2 साल में करीब 50 पुलिस पर्सनल, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी हैं, उन्होंने सुइसाइड कर लिया है। उसमें से 18 जो है वो उन 7 डिस्ट्रिक्ट से हुए थे जहाँ पर कि माओइज़्म का जोर पूरा ज़्यादा है। तो इसलिए समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रगल है ये उन सब के मेंटल हेल्थ पर एक टोल ले रहा है। तो जैसे हम अपने लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हमें उनके मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर किया जा रहा है। और ये फ्रैक्ट्रीसाइड, ये एक टर्म है जो कि हालांकि किसी एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस कम है, पर किसी स्टेट पीएससी में ज़रूर पूछ सकते हैं आपसे कि फ्रैक्ट्रीसाइड का एक्चुअली लिटरल मीनिंग होता है अपने भाई की हत्या। जैसे सुइसाइड का मतलब होता है स्वयं अपनी हत्या, पैट्री PATRI, पैट्रीसाइड का मतलब होता है अपने पिता की हत्या, मैट्रीसाइड का मतलब होता है अपनी माँ की हत्या, वैसे ही फ्रैक्ट्रीसाइड का मतलब होता है अपने ही भाई या बहन की हत्या। पर जनरली फ्रैक्ट्रीसाइड का इस्तेमाल किया जाता है अगर जब कोई भी सिक्योरिटी फोर्स का आदमी या किसी भी आर्म्ड फोर्स का आदमी, वो पुलिस, आर्मी ऐसे हो सकते हैं या कोई गैंग भी हो सकती है,
तो उसमें जो इलीगल अंडरग्राउंड गैंग होते हैं वो भी हो सकते हैं। उसमें अगर कोई अपने ही संगठन के अपने ही साथी को जान से मार दे तो उसे कहते हैं कि एक तरह से अपने भाई को ही मार दिया उसने, तो फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। वैसे मिलिट्री में अगर कोई सेना का व्यक्ति अपने ही साथी की गोली से मारा जाए तो उससे कहते हैं ही डाइड इन फ्रेंडली फायर। फ्रेंडली फायर, दोस्ताना फायरिंग में उसकी जान गई, ऐसा कहा जाता है। तो ये टर्म्स भी मैंने आपको बता दिए, अगर किसी एग्जाम में भूले भटके आपसे पूछ ले तो अब आप इनका जवाब दे सकेंगे। वरना अक्सर आर्टिकल्स में भी आते हैं और जिन्हें मीनिंग पता नहीं है वो जाके चेक भी करते नहीं हैं, और आर्टिकल पढ़ने से भी उनका मन उचट जाता है कि पता नहीं क्या बोला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये टर्म्स मैंने आपको बता दिए। फिर जो रोज़ मैं दो छोटी मोटी न्यूज़ आपके लिए लेके आता हूँ, जो छोटी सी हैं, ओमिट हो जा सकती हैं, पर उनसे रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर बन सकते हैं। वैसे ही टिडबिट्स आज भी दो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहली है कि जो बाइडन, अमेरिका में जो बाइडन जो कि बराक ओबामा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल नॉमिनी बन चुके हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए दोनों पार्टियां अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चुनती हैं, जिसमें कि अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ अलग अलग विधान बनाए हुए हैं। कहीं पर वोटिंग डायरेक्टली लोग पार्टी के मेंबर करते हैं, कहीं पर पार्टी के लोग अपने डेलीगेट चुनते हैं, जो डेलीगेट वोटिंग करके अपना वोट किसी को देते हैं, जितने भी नॉमिनी हैं उनमें से। फिर हर नॉमिनी की कई डिबेट्स होती हैं जो कि टीवी पर भी दिखाई जाती हैं, अलग अलग मुद्दों पे उनसे पूछा जाता है कि आपका स्टैंड क्या है, और उसके बेसिस पर फिर लोग उनको वोट देते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस से गुजरते हुए जो बाइडन, जो कि बराक ओबामा के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी बन चुके हैं। तो यानी आने वाले राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच में ये चुनाव होने वाला है। अगला पॉइंट जो है कि रोज़ आप इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसमें पैंगोंग त्सो लेक जो है वो रोज़ न्यूज़ में आ रहा है, जिसमें कि आप ये अब तक जान गए होंगे कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ पर कोई मरीन लाइफ पाई नहीं जाती, थोड़े बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। इसकी बहुत सारी फिंगर्स ज़मीन तक एक्सटेंड होती हैं, यानी ये लेक एक बूमेरैंग के शेप में है, जिससे कि कुछ प्रोट्रूशंस ज़मीन की तरफ आते हैं, उन्हें फिंगर्स कहते हैं। तो इंडियन ट्रूप्स फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग किया करती थी और फिंगर 8 तक इंडिया अपना क्लेम बताता है। पर आज की डेट में फिंगर 4 पे चाइनीज़ फोर्सेस खड़ी हैं और वो इंडियन फोर्सेस को वहाँ पेट्रोलिंग नहीं करने दे रही हैं। तो उसके बारे में एक नया पॉइंट, कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। इसमें पहली बात बताई जा रही है कि ये इंडस रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो ये किसी भी एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द पैंगोंग त्सो लेक में क्वेश्चन ये पॉइंट आ सकता है कि इज़ इट अ पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन। अब जो इसकी लोकेशन है उसको देख के कोई भी सोच सकता है कि हाँ भाई वहाँ इंडस रिवर बेसिन का ही हिस्सा होगा, पर ये इंडस रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि ये कोई रामसर साइट भी नहीं है येट। इट इज़ नॉट अ रामसर साइट येट। रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान में अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स हुई थी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है। हर यूपीएससी एस्पिरेंट को रटाया हुआ है कि रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन कहाँ साइन किया गया था और कौन से रामसर साइट्स न्यूज़ में हैं। तो उसमें से आपको ये बता दूं कि पैंगोंग त्सो लेक जो है वो एक रामसर साइट नहीं है, लेकिन अभी प्रोसेस चल रही है कि इसको रामसर साइट के अंतर्गत इसको रिकग्निशन दी जाए, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो थैंक यू गाइज़, ये थी आज की न्यूज़ का कवरेज। आई होप आपको मेरी न्यूज़ का कवरेज अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। न्यूज़ के साथ साथ जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता चलता हूँ, मुझे आशा है कि ये अप्रोच भी आपको पसंद आ रहा होगा। और स्टैटिक के जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं आज, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तुरंत आप उन सबको ब्रशअप कर लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके दिमाग में एकदम छप जाए, आपको तुरंत से याद हो जाए। और गाइज़ ये मेरा नया चैनल है, मेरा नया इनिशिएटिव है, मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों को बताएंगे और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और भी आप क्या जानना चाहते हैं वो मुझे मेरे हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताइए। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।